नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत से कौन कौन से रोग होते हैं यकृत में और उनकी आहार किस प्रकार से दी जाए जिससे उनकी रोग में उनको सहायता हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं यकृत। यकृत क्या है? ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये है आपका यकृत और ये उदर के दाहिनी ओर तथा डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होता है। इसका रंग जो है वो भूरा लाल चॉकलेटी होता है। इसके दो भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा 5 गुना अधिक भारी होता है। यकृत पिंडकों का बना होता है। इन पिंडकों को ग्लेसन्स कैप्सूल कहते हैं। यह पिंडक जो है यकृत कोशिकाओं के बने होते हैं। तो यकृत कोशिकाओं में जो है पित्त कोशिकाएं फैली रहती हैं। ये आपका गैल ब्लैडर है और यकृत कोशिकाओं में पित्त कोशिकाएं जो है फैली रहती हैं। यकृत की कोशिकाएं जो है एक रस उत्पन्न करती हैं जिनको पित्त रस कहते हैं और पित्त नली की शाखाएं इन रसों को एकत्रित कर लेती हैं तथा सामान्य पित्त वाहिनी में पहुंचाती है। इस रस को पित्त रस कहते हैं। यह गाढ़े पीले हरे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो यकृत वाहिनी द्वारा पित्ताशय में जमा होता रहता है। इसमें पानी, श्लेष्मा, पित्त लवण तथा पित्त वर्णक होते हैं। इसमें बिलीवर्डिन तथा बिलिरुबिन नामक वर्णक भी होते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में मदद करता है तथा लाइपेज एंजाइम की क्रिया के लिए उत्प्रेरित करता है। ये लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, डी, के, ई के अवशोषण में मदद करता है। इसके अतिरिक्त यह भारी धातु, हानिकारक जीवाणु, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का उत्सर्जन करता है तथा शरीर को स्वस्थ रखता है। यकृत की कोशिकाओं में एक ऐसा पदार्थ बनता है जो अमीनो अम्ल को यूरिया में बदल देता है। यहाँ से यह रक्त के द्वारा गुर्दों में ले जाया जाता है जहाँ पर यह रक्त से अलग होकर मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। यकृत के कार्य देख लेते हैं। कार्बोज का चयापचय करना। यकृत क्या करता है? कार्बोज का चयापचय करता है। यह मोनोसेक्राइड को ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदल देता है। और यकृत में क्या है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल में ग्लिसरॉल, ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। तो ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत द्वारा ही होता है। प्रोटीन का चयापचय। यकृत प्रोटीन के चयापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित कर देता है। और अमोनिया जो गैस है वो विषैला होता है, जिसे यकृत की कोशिकाएं शीघ्र ही कार्बन डाइऑक्साइड में से प्रतिक्रिया कर उसे यूरिया में बदल देता है और यूरिया जो है वृक्क द्वारा छनकर मूत्र से मिल जाता है और शरीर में से उत्सर्जित हो जाता है। वसा। यकृत आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होते हैं को वसा में परिवर्तित कर देता है, उसे वसी ऊतकों में संग्रहित होने के लिए भेजता है। और यह वसा के अम्ल को भी, जो कीटोन होते हैं, को भी ऑक्सीकृत करता है और यकृत द्वारा लाइपोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड का संश्लेषण होता है। यकृत में वसा का संग्रह नहीं होता क्योंकि मिथियोनिन अमीनो अम्ल कोलिन का निर्माण करता है। कोलिन नाम का विटामिन बी समूह का एक विटामिन है जो वसा को यकृत पर संग्रहित नहीं होने देता है। यह कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषित करता है तथा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को पित्त लवण में परिवर्तित कर देता है। और वसा की बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया यकृत में ही होती है। विटामिन इन खनिज लवण। यकृत में जो है कैरोटीन विटामिन को विटामिन ए में परिवर्तित कर इसका संश्लेषण करता है यकृत। और तथा विटामिन B2, B6, के, डी एवं फोलिक अम्ल का संग्रह भी करता है। लोहे तथा तांबा, जिंक, तांबे का संग्रह भी यकृत में होता है। जिंक और मैग्नीशियम भी यकृत में संग्रहित होते हैं। और इसके अतिरिक्त यकृत सुरक्षा का कार्य करता है। यह आंतों में उपस्थित कई प्रकार के जो हानिकारक जीवाणुओं का है नाश करती है। उपरोक्त ये सभी क्रियाएं यकृत के मुख्य कार्य हैं। और कुछ कारणों से क्या होता है कि इसमें कई विकार और विकृति उत्पन्न हो जाती है, जैसे यकृत में घाव हो जाता है
और यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो मरने लगती हैं, तो इससे यकृत कार्य करना बंद कर देता है। तो जो यकृत है उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि निम्नलिखित रोग होते हैं। रक्त में पित्त रस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाने से और पीलिया के निम्नलिखित प्रकार दिया गया है। पीलिया अ, इससे जो यकृत है उसमें जो है उसको अगर अ, उसमें घाव हो जाते हैं तो उससे कार्य करना ये कम कर देता है या बंद कर देता है। उससे कुछ रोग होते हैं, जैसे कि आपका पीलिया हो गया, हिपेटिक सिरोसिस हो गया, हिपेटिक कोमा हो गया और हिपेटाइटिस बी हो गया। तो पहले पीलिया के बारे में पढ़ते हैं। ये पीलिया के बारे में प्रकार दिए गए हैं। इसमें पीलिया में क्या होता है, रक्त में पीत रस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। पहला प्रकार है ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। यह पीलिया जो है पित्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होने से होती है और इस स्थिति में पित्त रस जो है पाचन संस्था में नहीं पहुंच पाता और सीधे ही रक्त में चला जाता है। तो पित्त नलिका में पथरी अथवा सूजन हो जाता है। और दूसरा है हीमोलाइटिक पीलिया। इस प्रकार के पीलिया में रक्त में उपस्थित जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी है, उसका अधिक नाश होने लगता है। इसे पित्त ज्वर भी कहते हैं। पित्त ज्वर में ऐसा होता है। थर्ड है हिपेटोसेल्युलर हिपेटाइटिस। यह पीलिया वायरस के संक्रमण अथवा विषाक्त दवाइयों अथवा विषाक्त पदार्थों के सेवन से होता है और यकृत की कोशिकाएं इनके प्रभाव से निष्क्रिय हो जाती हैं और पीलिया रोग हो जाता है। सामान्यतः जो पीलिया होने का मुख्य कारण है वो वायरस संक्रमण ही है। वर्तमान में अधिकतर लोग इसी तरह की पीलिया से ग्रस्त होते हैं। इसे ही वायरल हेपेटाइटिस या पीलिया कहते हैं। पीलिया में क्या होता है कि बिलिरुबिन आपका 0.2 से 0.8 mg पर 100 ml होता है और बिलिरुबिन अधिकता से न केवल त्वचा का रंग पीला होता है बल्कि आंतरिक अंग जो होते हैं उनकी श्लेष्मा झिल्ली भी पीली हो जाती है। पीलिया के कुछ लक्षण है, आपके जैसे त्वचा है, नाखून है, आंखें हैं, ये पीली हो जाती हैं। भूख कम लगता है, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी आना, पेट में तथा सिर में दर्द होता है, मूत्र भी पीले रंग का हो जाता है। तो अब पीलिया हो जाने से आपको बचाने के लिए भोजन में कुछ तरह के परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो किस प्रकार का भोजन रोगी को दिया जाए? पीलिया में भोज्य तत्वों की किस प्रकार की आवश्यकता होती है? जैसे प्रोटीन हो गया, तो यकृत की कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन का पूर्ण चयापचय नहीं होने के कारण बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता जो है रोग कितना तीव्र है उस पर निर्भर करता है। यदि रोगी जो बेहोशी की हालत में है तो प्रोटीन उसको बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। इस स्थिति में उसको केवल कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ या तरल रूप में नाक से नलिका के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। यदि रोगी व्यक्ति बेहोश नहीं है लेकिन रोग की तीव्रता की स्थिति है तो उसमें रक्त सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा अगर 15 mg पर 100 ml है तो 50 ग्राम तक प्रोटीन दिया जा सकता है और इससे अधिक प्रोटीन देने पर रोगी पुनः बेहोशी की अवस्था में जा सकता है। और अगर 40 ग्राम प्रोटीन यकृत के कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में सहायक होता है और रोग में सुधार होने पर जब रक्त सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा कम हो जाए तो प्रोटीन की मात्रा आप 60 से 80 ग्राम तक बढ़ाई जानी चाहिए। अब आते हैं वसा। प्रोटीन की तरह ही वसा भी रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। हिपेटिक कोमा की स्थिति में वसा की बिल्कुल भी मात्रा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यकृत की कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाने से वसा का चयापचय नहीं होता है। तो रोग की कम तीव्रता की स्थिति में 30 ग्राम तक वसा दी जा सकती है और रोग में सुधार होने पर 50 से 60 तक वसा दी जा सकती है। कैलोरी पीलिया की स्थिति में कैलोरी की मांग कम हो जाती है और रोगी अगर बेहोशी की हालत में है तो 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा उसके लिए काफी है और ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज को अंतःशिराओं के माध्यम से या सेलाइन जल के रूप में दिया जाना चाहिए अथवा नाक से नलिका द्वारा
ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। और रोगी की हालत में अगर सुधार हो तो 1500 से 2000 किलो कैलोरी तक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोज, पीलिया के रोगी को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोज से प्राप्त होता है। यदि रोगी बहुत अधिक वमन या चक्कर आ रहे हो तो ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा पहुंचाई जानी चाहिए। हिपेटिक कोमा की दशा में नाक के माध्यम से नली द्वारा ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। और रोग की तीव्रता की स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति हेतु फलों का रस, ग्लूकोज का पानी, दूध में शक्कर, ग्लूकोज डालकर देनी चाहिए। रोग में अपेक्षित सुधार होने पर अनाजों से ऊर्जा देनी चाहिए, जैसे अनाज में हो गए चावल, गेहूं, जई आदि। विटामिन, पीलिया की स्थिति में विटामिन की काफी कमी हो जाती है, तो एक मल्टीविटामिन की गोली उसको प्रतिदिन देनी चाहिए। विटामिन सी की पूर्ति के लिए आपको खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी फल देने चाहिए। और लगभग हर रोज 500 mg विटामिन सी की आवश्यकता होती है। खनिज लवण, रक्त सीरम में सोडियम तथा पोटेशियम लवण की काफी कमी हो जाती है, तो इसकी पूर्ति हेतु आवश्यक मात्रा में फलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सोडियम की पूर्ति नमक से की जानी चाहिए और पोटेशियम की पूर्ति फलों के रस से की जानी चाहिए। आत्रेतर आहार, जब रोगी बार बार उल्टी हो रही हो अथवा चक्कर आ रहे हो तो इस स्थिति में 10% ग्लूकोज अंतःशिराओं द्वारा पहुंचाया जाना आवश्यक है। और रोगी के लिए 2000 से 2500 ml ग्लूकोज जो है सेलाइन से प्रतिदिन आवश्यक होता है, जिससे कि उसे 800 से 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और नाक की नलिका द्वारा आहार, जब रोगी वमन या चक्कर नहीं आ रहे हो और जी नहीं मिचलाता हो तो उस दशा में नाक के माध्यम से नली की सहायता से आहार दिए जाते हैं। पीलिया में उपचार, भोजन से तो उसमें सुधार होगा, साथ में उपचार भी देने होते हैं। तो 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आहार हो गया, आहार के बारे में पीछे बताया गया कि पीलिया रोग में आहार का नियोजन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि आहार में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया जाएगा तो रोगी का भोजन उसे मन उचट जाएगा, भोजन नहीं करेगा। तो पीलिया के रोगी के आहार में थोड़ा फेर बदल करके आवश्यक परिवर्तन द्वारा रोग की तीव्रता को कम किया जाता है और इस पर काबू किया जाता है। जब व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में है तो अंतःशिराओं द्वारा ग्लूकोज पहुंचाई जानी चाहिए। और रोग की तीव्रता की स्थिति में विशेषकर जब रोगी को मछली आ रही हो या चक्कर आ रहे हो, मुंह द्वारा भोजन करना संभव हो, तो उस समय स्थिति में नलिका द्वारा भोजन पहुंचाना आवश्यक होता है। लेकिन रोग की दशा में अगर सुधार होने पर मुंह द्वारा भोजन दिया जाना चाहिए। साथ ही आहार में आपको प्रोटीन, वसा, कार्बोज की मात्रा पर ध्यान देना आवश्यक है। और साथ में उसको विश्राम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि शारीरिक तथा मानसिक विश्राम का बहुत अधिक महत्व है। विश्राम से रोगी को काफी राहत एवं स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं कि पीलिया के रोगी को पूर्ण विश्राम दिया जाए। यदि रोगी नौकरी कर रहा है, किसी व्यवसाय में है, तो उसकी आमदनी जो है इतनी ही है जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो उस स्थिति में लंबे समय तक वो बिस्तर पर विश्राम नहीं कर सकता। लेकिन जब रक्त सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 mg/100 ml से कम नहीं हो जाए, तब तक हर हालत में उसे विश्राम किया जाना चाहिए। फिर दवाइयाँ, चिकित्सक जो है उनके देख रेख में नियमित रूप से दवाइयाँ दी जानी चाहिए। चिकित्सक द्वारा जो भी बताई गई सलाह है, निर्देश है, उनका पालन करना चाहिए। यकृत का सिरोसिस, सिरोसिस की स्थिति में यकृत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। और यकृत में सिरोसिस यकृत कोशिकाओं के मर जाने और यकृत के तंतुओं में फाइब्रोसिस होने, यकृत पर वसा के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। और प्रारंभिक अवस्था में सिरोसिस की पहचान नहीं हो पाती है। यकृत पर दीर्घ काल तक की क्रिया प्रतिक्रिया के प्रभाव रहता है, तो तीव्र अवस्था में भी प्रथम बार ही पहचान आता है। प्राय जो है यकृत का सिरोसिस पीलिया जीवाणु का संक्रमण, मद्यपान, कुपोषण आदि के कारणों से होता है। और इसमें फाइब्रोसिस
होने लगता है, जिसके कारण यकृत अपने कार्यों को सही ढंग से संपन्न नहीं कर पाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि यकृत रोगग्रस्त हो जाता है। इसे ही यकृत का सिरोसिस कहते हैं। यकृत सिरोसिस के प्रकार तीन प्रकार हैं: डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक स्केरिंग और बिलियरी सिरोसिस। तो डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस जो है, इसमें पोर्टल या लीनस सिरोसिस भी कहते हैं, और पोस्ट नेक्रोटिक स्केरिंग, इसमें यकृत की अधिकांश कोशिकाएं या तो नष्ट हो जाती है अथवा निष्क्रिय हो जाती हैं। और थर्ड है बिलियरी सिरोसिस। यह मुख्यतः पित्तरस वाहिका में बाधा उत्पन्न होने से होता है, और मद्यपान करने वालों को यह रोग अधिक होता है। विषाक्त पदार्थों के सेवन से भी यह रोग होता है। अब यकृत के सिरोसिस का लक्षण क्या है? ये वजन में कमी होना, मांसपेशियों का क्षय होना, थकान एवं कमजोरी, उल्टी होना, चक्कर आना, भूख में कमी, रक्त सीरम में एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाना, बेहोशी, हाथ पैर में सूजन, पेट में दर्द, हिपेटिक तथा पोर्टल सीरा में बाधा उत्पन्न होने से सिरोसिस की तीव्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे एसाइट्स कहते हैं। एक सिरोसिस होने के कारण क्या है? पहला तो है शराब। जो व्यक्ति शराब पीते हैं उन लोगों में यकृत का सिरोसिस हो जाता है, क्योंकि शराब धीरे धीरे यकृत की कोशिकाओं को नष्ट या निष्क्रिय कर देते हैं, जिसके कारण यकृत की कोशिकाएं मरने लगती हैं और यकृत सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। दूसरा कारण है कुपोषण। कुपोषण के कारण कारण यकृत को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता, और इसकी कोशिकाओं का पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता, जिससे कि यकृत की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, और यकृत में हानिकारक रोगाणुओं एवं जीवाणुओं का आक्रमण बढ़ जाता है, और विषैले पदार्थ जो है यकृत पर जम जाते हैं, जिससे कि कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और सिरोसिस हो जाता है। पीलिया है। पीलिया के कारण भी यकृत में सिरोसिस होता है। यदि पीलिया रोग का समय पर उपचार नहीं होता है तो यह स्थिति गंभीर हो जाती है। विषैले तत्व। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि मसाले, लाल मिर्च, सोयाबीन और कच्ची मूंगफली, कुछ दालें आदि में अल्फा टॉक्सिन उपस्थित होते हैं। तो ऐसे विषैले पदार्थ के अगर अधिक सेवन से क्या होता है कि यकृत में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि यकृत के कोषों को निष्क्रिय कर देती है, जिसके कारण कोशिकाएं मर जाती हैं और सिरोसिस हो जाता है। अब यकृत सिरोसिस का उपचार। पहला है पूर्ण विश्राम। रोगी को शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है। दूसरा है दवाइयाँ। चिकित्सक से जांच करवाकर समय पर दवाइयाँ अवश्य ली जानी चाहिए। चिकित्सक द्वारा जो भी निर्देश या सलाह दिए गए हों उनका पालन करना चाहिए। आहार। सिरोसिस से पीड़ित जो रोगी है उसका उपचार आहार में थोड़ा परिवर्तन करके, आवश्यक सुधार करके किया जाना चाहिए, और तीव्र सिरोसिस की अवस्था में कोमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बात पर ध्यान देकर आहार नियोजन किया जाना चाहिए। सिरोसिस में किन पौष्टिक तत्वों की कितनी मांग होती है? पहले आते हैं कैलोरी। कैलोरी जो है, सामान्यतः सिरोसिस के रोगी कुपोषण से पीड़ित रहते हैं, तो उच्च कैलोरी युक्त आहार इनको दी जानी चाहिए। लेकिन रोग की तीव्रता की स्थिति में रोगी को भूख नहीं लगता है, रोगी ठीक प्रकार से भोजन नहीं ग्रहण कर पाता, तो ऊर्जा की अधिकतम मात्रा 2000 किलो कैलोरी तक ही ली जानी चाहिए। प्रोटीन। रोगी को कुपोषण से पीड़ित रहता है तो उसके शरीर में प्रोटीन का भी अभाव हो जाता है, तो रक्त सीरम में एल्बुमिन की मात्रा भी अत्यल्प रहती है, और उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाना चाहिए इसमें, और प्रोटीन को उच्च जैविक मूल्य वाला, उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए प्रोटीन। और प्राणिज भोज्य से प्रोटीन की प्राप्ति की जानी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा जो है 2 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार दी जानी चाहिए। लेकिन यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि रोग की बहुत अधिक तीव्रता या बेहोशी की स्थिति में उत्पन्न होने पर प्रोटीन बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए या कम दी जानी चाहिए। वसा। वसा की मात्रा कम दी जानी चाहिए। 0.5 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार वसा की मात्रा दी जानी चाहिए, और संतृप्त वसा की मात्रा कम से कम अथवा बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। कार्बोज।
आहार में कार्बोज पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, जैसे कि यकृत में ग्लाइकोजन पर्याप्त मात्रा में संग्रहित रह सके, और यकृत में पर्याप्त मात्रा में ग्लाइकोजन होने पर यकृत की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है तथा यकृत के कोशों में के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। इसलिए उच्च कैलोरी युक्त पोषण दिया जाना चाहिए। कुल ऊर्जा प्राप्ति का 60% भाग कार्बोज से मिलना चाहिए। कोलिन तथा मिथ्योनिन। कोलिन जो है विटामिन बी समूह का एक प्रमुख विटामिन है, और शरीर में जाकर मिथ्योनिन अमीनो अम्ल कोलिन में परिवर्तित हो जाता है। तो कोलिन यकृत पर जमे हुए वसा को हटाता है, वह यकृत को स्वस्थ और निरोग होने में सहायता करता है। विटामिन। सिरोसिस से पीड़ित रोगी को सभी विटामिन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, विशेषकर ए, डी, ई, के, बी समूह, सी। यदि आहार में सभी विटामिन की पूर्ति नहीं हो पाती तब मल्टीविटामिन की गोली एक प्रतिदिन दी जानी चाहिए। और यदि रोगी मैक्रोसाइटिक रक्त अल्पता से ग्रसित रहता है तो उस दशा में B12 या फॉलिक अम्ल को इंजेक्शन के माध्यम से रोगी के शरीर में पहुंचाना चाहिए। खनिज लवण। सिरोसिस के रोगी को प्राय शारीरिक सूजन की शिकायत हो जाती है। सूजन की स्थिति में सोडियम का संग्रह शरीर के तंतुओं में होने लगता है, और सूजन की स्थिति में सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए। ऊपर से नमक लेकर खाना पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए, परंतु लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम नहीं की जानी चाहिए। और एसाइड्स की स्थिति में नमक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यदि ग्रसनी से के निकले भाग में सूजन है तो ट्यूब द्वारा तरल भोजन दिया जाना चाहिए, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में कैलोरी होनी चाहिए। और हिपेटिक कोमा। हिपेटिक कोमा में ये जो है यह पीलिया तथा यकृत के सिरोसिस हो जाने से हिपेटिक प्री कोमा एवं कोमा उत्पन्न होता है। यह एक गंभीर एवं भयंकर नाड़ी संबंधी बीमारी है। इसके मुख्य कारण है वायरल हेपेटाइटिस एवं पीलिया, यकृत के सिरोसिस, यकृत की शल्य चिकित्सा होने पर, और अत्यधिक मद्यपान से, और विषाक्त पदार्थों की डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे जब अमोनिया, इंडोल, फिनॉल आदि विषाक्त पदार्थ का निष्कासन नहीं हो पाता है तो ये विषाक्त पदार्थ रक्त में संचय होने लगते हैं, और ये जाके सुषुम्ना के तरल पदार्थ में भी एकत्रित होने लग जाते हैं, और केंद्रीय नाड़ी संस्था को प्रभावित होने लगती है इससे। तो सामान्य दशा में प्रोटीन के चयापचय के बाद अमोनिया का निर्माण होता है, जो यकृत तक पहुंचकर यूरिया में बदल जाता है तथा मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाता है। लेकिन हिपेटिक कोमा की स्थिति में अमोनिया का परिवर्तन यूरिया के रूप में नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये रक्त से होते हुए सुषुम्ना के तरल पदार्थ में जाकर मिल जाता है। और चूंकि अमोनिया एक प्रबल विष होता है, अतः रोगी जो है बेहोशी की स्थिति में आ जाता है। इसके लक्षण क्या है? जब मस्तिष्क के तंतु अमोनिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, अतः तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इसके कारण निम्न लक्षण आते हैं: आलस्य एवं थकान होता है, हाथ पैर सीधा करने पर कपकपाता है, सुनाई नहीं देता है, मुंह तथा नाक से सड़ी हुई दुर्गंध सांस आता है, और पेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है, अत्यधिक हिचकी एवं जम्हाई आती है, पागलों जैसा व्यवहार, चिड़चिड़ा। और यदि समय रहते हुए उपचार नहीं किया जाए तो रोगी की व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। पौष्टिक तत्व कौन कौन से चाहिए इसमें? पहला है प्रोटीन। प्रोटीन चयापचय यकृत द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप अमोनिया गैस बनती है, जो कि कोमा की स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो प्रोटीन युक्त आहार तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है तंतुओं के टूटने की भी प्रोटीन का चयापचय होता है, इसलिए तंतुओं के उपचयात्मक क्रियाओं को भी रोकना आवश्यक होता है। और बड़ी आंत में जीवाणुओं के कारण भी कुछ मात्रा में प्रोटीन का विघटन होता है, इसलिए उसे भी एंटीबायोटिक का प्रयोग करके रोका जाना चाहिए। साथ ही क्या होता है कि प्रतिदिन एनीमा देकर आंतों की सफाई की जानी चाहिए। और जो भी व्यक्ति जब कोमा की स्थिति से बाहर आ चुका हो, अर्थात रोग में सुधार हो, तब प्रोटीन 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। दूसरा है ऊर्जा।
रोगी व्यक्ति को कम से कम 1000 से 1500 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा दी जानी चाहिए, जिससे कि वो शरीर की तंतुओं का विघटन नहीं हो। और ऊर्जा मुख्यतः ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज के फलों के रस द्वारा दिया जाना चाहिए। वसा वसा रहित भोजन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वसा की पाचन और अवशोषण जो है यकृत द्वारा नहीं हो पाता है। कार्बोज, कोमा की स्थिति में ग्लूकोज पानी तथा फलों के रस में ग्लूकोज मिलाकर दिया जाना चाहिए। ग्लूकोज का अवशोषण शरीर में शीघ्रता से हो जाता है, तो कोमा की स्थिति में ग्लूकोज सेलाइन वाटर द्वारा दिया जाना चाहिए। लेकिन रोग की दशा में सुधार जब होने लगे तो रोगी को मुंह से भोजन दिया जाना चाहिए। यद्यपि हिपेटिक कोमा से पीड़ित जो रोगी का आहार नियोजन करना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन रोगी की हालत के अनुसार कार्बोज की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। विटामिन, तरल आहार में विटामिन को घुलाकर दिया जाना चाहिए। और खनिज लवण, रोगी की शारीरिक दशा को देखते हुए सोडियम तथा पोटेशियम दिया जाना चाहिए। यदि रोगी को सूजन है तो उस स्थिति में सोडियम बिल्कुल ही नहीं दिया जाना चाहिए। और नाक द्वारा भोजन, यदि रोगी मुंह से भोजन नहीं लेने में असमर्थ है तो उसे नाक की नली के द्वारा भोजन दिया जाना चाहिए। भोजन का संगठन निम्न अनुसार है, जैसे कि ग्लूकोज 200 ग्राम होना चाहिए, संतरे का रस 1000 ml होना चाहिए और पानी 1000 ml, मतलब 2000 ml। और तरल आहार की कुल मात्रा 2000 ml को 10 खुराकों में दी जानी चाहिए। प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पे 200 ml तरल आहार दिया जाना चाहिए और सभी आवश्यक विटामिनों को तरल आहार में घुलाकर दिया जाना चाहिए। और आहार जो है सुबह 6 बजे से प्रारंभ करके रात को 12 बजे तक दिया जाना चाहिए।